हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब दोस्तों? आज हमारा अगला टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर। आप प्लीज अपना कैलकुलेटर रेडी रखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे तो आप बताएंगे हम कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। We have different types of investments. We have accounting of the investments, different types of investments to be discussed in this chapter. So many things to be discussed. Learning objectives screen पे मैंने दे दिए हैं। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक ओवरऑल बात करते हैं, फिर स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग की बात करेंगे, उसकी कॉस्ट की बात करेंगे, वैल्यूएशन की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे दोस्तों। जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे इज ऑल गिवन बाय आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 AS 13 रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों अपार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल टॉपिक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चालू हो गया दोस्तों डिस्कशन में। अब ध्यान देना बच्चों, वेरी गुड। ओके, आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वेरी गुड वैभव। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा। पहले बताओ इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स? मेन पर्पस नंबर वन, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्पस है टू अर्न इनकम, ओके। कोई दूसरा पर्पस, एनी अदर पर्पस? जैसे आप अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू विल बी अर्निंग रेंट इनकम। आप अगर कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। स्वयं बहुत अच्छा, ये जो टैक्स के लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे ना, ये देखो स्वयं उसको कनेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। टू सेव टैक्स, कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो करने से आपको टैक्स सेविंग होता है। टू सेव टैक्स अंडर सेक्शन, मैं सेक्शन नंबर भी डाल देता हूं, 80C। जैसे आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं, ये खाली आपको इनकम नहीं देते, खाली रिटर्न नहीं देते, साथ साथ में आपको टैक्स सेव करने में भी हेल्प करते हैं। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कोई पर्पस? और क्या पर्पस है? मेन पर्पस एक और है। ओके, कैन आई से, मानसी ने बोला लॉन्ग टर्म बेनिफिट होल्डिंग प्रॉफिट, मतलब मैं कैन आई से इट इज वी आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल अप्रिसिएशन। मतलब मैंने आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, मैं सोच रहा हूं मेरे 3 साल में पैसे डबल होने वाले हैं, ऐसा मैं सोच के इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं सोचता हूं शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मैं कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, 1 लाख लगाऊंगा 2 साल में 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 साल में 1.5 लाख हो जाएगा। सो कैपिटल अप्रिसिएशन इज अनदर रीजन ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल अप्रिसिएशन अचीव करते हैं। किधर किधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? different investments.
एग्जाम्पल्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल्स। आप किधर किधर इन्वेस्ट करते हैं बच्चों? अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो सब नाम लिखेंगे। नंबर 1 यू कैन से आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप डिबेंचर्स, शेयर्स ऑफ कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स। और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, ये बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, आप पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये मैं डिबेंचर्स के साथ रखूंगा। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट और बताओ जो आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, एक और इन्वेस्टमेंट बताओ। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट, ओके, बहुत सारे हैं, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, वेरी गुड। आजकल हम बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत ही रिस्की है, बहुत ही डेंजर इन्वेस्टमेंट्स में आता है ये। बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं कंपनीज में, जैसे आपके बैंक्स में जैसे डेरिवेटिव्स हैं, ये सब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यू हैव कमोडिटी मार्केट, आप कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय सिल्वर, यू कैन बाय मेनी कमोडिटीज। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इन्वेस्टमेंट का एक ही पर्पस है, इनकम कमाना, कैपिटल अप्रिसिएशन दूसरा, टैक्स सेविंग तीसरा। कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न देगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट इन्वेस्टमेंट्स। आप ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाएंगे तो ज्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन डूब भी सकता है, डूब भी सकता है पैसा। ठीक है बच्चों? अब मैं आगे बढ़ूंगा। I will go with the different types of investments in different way. AS 13 ने क्या बोला है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के हैं। एक आपके हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरे हैं आपके, करंट बोला तो दूसरे क्या होंगे बच्चों? वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। AS 13 बोलता है इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हैं, करंट और लॉन्ग टर्म। जो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय करंट इन्वेस्टमेंट्स? यस, करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब हेल्ड फॉर लेस देन 12 months, and these are investments which are marketable easily marketable, मार्केट में जल्दी इजीली आप बेच सकते हैं इनको।
और आपका इंटेंशन क्या है, इसको आप 12 महीने के अंदर बेचने का इच्छा रखते हैं, योर इंटेंशन इज टू सेल विद इन 12 मंथ्स। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब held for more than 12 months. We don't want to sell within 12 months. We want to keep it for a long run, long term. Depending on that period of holding, that holding period, investments are either current or long term. Current बोला तो short term. और आप अकाउंट्स में जिधर भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट 12 महीने का कट ऑफ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लॉन्ग टर्म बोला तो मोर देन 12 मंथ, शॉर्ट टर्म बोला तो लेस देन 12 मंथ। बाय डिफॉल्ट लगभग हर जगह यही होता है। अच्छा, अब आप इस इन्वेस्टमेंट्स को बुक्स में क्या प्राइस पे दिखाएंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन, जब आप नया नया इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो आप बुक्स में इसको क्या प्राइस पे दिखाएंगे? तो हमारा AS 13 बोलता है जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो आप इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन आप इसको खरीदेंगे। जब आप खरीदेंगे तो बुक्स में कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। भाई जितने में खरीदा उतना, समझो आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे 1.5 लाख रुपए में, तो 1.5 लाख रुपया बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिक्वेंटली आप उसका अकाउंटिंग क्या बेसिस पे करेंगे? सब्सिक्वेंट मतलब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। नॉर्मली दिस सब्सिक्वेंट मींस एट ईयर एंड। आप जब ईयर एंड फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो आप इसको क्या प्राइस पे वैल्यू करेंगे, क्या प्राइस पे लिखेंगे? No, long-term investments are normally not marketable and sometimes may be marketable. We don't want to sell. Don't want to sell. We don't intend to sell rather. ठीक है, may be marketable, but we don't want to market. We don't want to sell. We want to hold it for a long term. मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, मैं सोच रहा था इसको यार 8 साल तो रखूंगा, 8 साल तो रखूंगा, ये रखे 8 साल रखूंगा, बाद में अच्छा गेन मिलेगा बेचूंगा। कोई कोई लोग ना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं हमेशा। वो सोचते हैं भाई मैंने प्रॉपर्टी लिया, 6 महीने में जो प्रॉफिट मिला लेके निकल जाऊंगा, फिर दूसरा प्रॉपर्टी लूंगा, फिर उसमें थोड़ा गेन लेके निकल जाऊंगा। तो कुछ लोग है ना ऐसा फास्ट रोटेशन में बिलीव करते हैं, आओ परचेस करो, थोड़ा कमाओ निकलो, कमाओ निकलो। कुछ लोग बिलीव करते हैं यार ऐसा गलत बात है, होल्ड अच्छा प्रॉपर्टी लो, अच्छा शेयर्स उठाओ, अच्छा इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ और एक बार लगा के आराम से उसको कुछ साल तक भूल जाओ। यू एक्सपेक्ट सम गुड रिटर्न्स because that investment as per your opinion is a good investment। ठीक है बच्चों, अब subsequently इसको कैसे वैल्यू करेंगे ईयर एंड पर? यस, subsequent valuation is what? Very very important, subsequent investment, very good, very good, it is valued at कॉस्ट और मार्केट वैल्यू की जगह आई वुड राइट द वर्ड फेयर वैल्यू, whichever is less. फेयर वैल्यू इज एज गुड एज मार्केट वैल्यू, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। Why? What is the reason of this? The reason of this is concept of conservatism. देखो आप इसको जल्दी बेचने वाले हैं, आप इसको नियर फ्यूचर में बेचने वाले हैं। जैसे स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, सेम लॉजिक यहां पे लगाएंगे।
क्योंकि स्टॉक एक शॉर्ट टर्म असेट है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है. यू इंटेंड टू सेल नियर फ्यूचर, सेम हियर. तो अगर आज उसकी वैल्यू गिरी है तो आप गिरी हुई वैल्यू पे वैल्यू करो, क्योंकि यू आर अबाउट टू सेल इन नियर फ्यूचर एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक सम लॉसेस. अगर मार्केट वैल्यू नीचे आई है, यू आर गोइंग टू मेक सम लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस. कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको बोलता है बुक एक्सपेक्टेड लॉसेस. सो यहां पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के इसको ऐसे वैल्यू करते हैं बच्चों? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने? कॉन्सेप्ट ऑफ, यस, कंजर्वेटिज्म. हमें कॉस्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू को भी डिफाइन करना पड़ेगा. हमें कॉस्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू को भी डिफाइन करना पड़ेगा. अच्छा, ये बात क्लियर है सबको? कॉस्ट क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट एटलीस्ट कंजर्वेटिज्म अप्लाई करके व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करेंगे. आज मेरे इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख में से मार्केट वैल्यू 1.40 हो गई तो 1.40 पे वैल्यू करूंगा. लेकिन मेरे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख हो गई तो मैं 1.5 लाख पे वैल्यू करूंगा. क्योंकि वही कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड गेन्स. आपका ये जो 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, इसमें 50 का गेन आपको मिलने वाला है जब बेचेंगे तो. जब बेचेंगे तो 50 का गेन मिलने वाला है. मिला नहीं ना, डोंट रिकॉर्ड. वैल्यू गिरती है तो गिराओ, बढ़ती है तो मत बढ़ाओ. क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ाना गेन रिकॉर्ड करना हो गया. बिना बेचे गेन रिकॉर्ड करेंगे, अलाउड नहीं है. समटाइम्स वी डू इट एज अ रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट वो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है वो एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, उस विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिविडेंड, बिकॉज वो अभी कमाया नहीं हम लोगों ने. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. बट रिवैल्यूएशन, अब यहां पे बात नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन की, बेसिक लेवल पे है अभी हम. हाँ, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, यस, वेरी गुड. लॉस को अभी रिकॉर्ड कर दो जब आपको लॉस दिख रहा है दूर से, लेकिन प्रॉफिट दिख रहा है तो भी रिकॉर्ड नहीं करो जब तक आप उसको कमाते नहीं. कंजर्वेटिज्म. हाँ बच्चों, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सब्सिक्वेंटली कैसे वैल्यू करेंगे? जब परचेस किया तभी तो कॉस्ट पे दिखा दिया, ईयर एंड पे उसको बैलेंस शीट में दिखाना है. उसको आप ईयर एंड पे अब कैसे वैल्यू करेंगे? कुछ हिंट देंगे, कुछ आइडिया देंगे तो बहुत मजा आएगा. बहुत अच्छा वैभव, कहां से पढ़ा वैभव, तुमको ये मालूम है तो? उसको कैसे वैल्यू करेंगे? तुम पढ़ के बैठा है क्या पहले से ही? अच्छा, लास्ट ईयर मैंने ही बताया था क्या? वैल्यूड एट कॉस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहां पे ध्यान करेंगे. एनी temporary reduction in value is ignored. मतलब समझो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया, मार्केट फ्लक्चुएशन है, बढ़ भी सकता है, गिरेगा बढ़ेगा, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, प्रॉपर्टी मार्केट भी ऊपर नीचे होता रहता है. अगर ये फ्लक्चुएशन मार्केट फ्लक्चुएशन है, भूल जाओ ना, आपको बेचना थोड़ी अभी. जब आपको बेचना नहीं है तो आप फ्लक्चुएशन को क्यों देख रहे हैं? जितने में लिया दिखाते जाओ.
but any permanent reduction in value should be deducted. परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो क्या है, हमने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे, हमने तो सोचा भाई इसको 5 साल तो बेचेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे, अपने को तो बहुत बहुत ज्यादा प्राइस पे बेचना है, इसको बहुत कमाना है इसमें हमें। लेकिन क्या हुआ ना, इस साल कंपनी का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जल गया, जल के खाक हो गया। अब इतना बड़ा नुकसान हो गया कंपनी का, इसकी वजह से उसका प्राइस नीचे आ गया। अब ये जो प्राइस नीचे आया ना, ये टेम्पररी नहीं है, अब नुकसान तो हुआ ही हुआ ना। आज कंपनी का 50 करोड़ का नुकसान हो गया, पूरा मशीन जल गया, फैक्ट्री का हालत खराब हो गया, फर्नीचर जल गया, पूरा वापस बनाना पड़ेगा। 50 करोड़ क्या, अब तो 80 करोड़ लगेगा नया सब लेने में, 100 करोड़ लगेगा नया सब लेने में। कहने का मतलब है कि कंपनी का ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से जो प्राइस गिरेगा ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखो, जस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन है, मार्केट गिरता है तो अपना शेयर भी गिरता है, मार्केट उड़ता है तो अपना शेयर भी उड़ता है, ये मार्केट फ्लक्चुएशन इग्नोर करेंगे। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, कंपनी में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, फ्रॉड डिटेक्ट होने से मार्केट में कंपनी का नाम खराब हो गया, मार्केट प्राइस धक करके नीचे आ गया। उसका बेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने बैंक्स हैं, जो बैंक्स में जैसे DHFL बैंक्स हैं जिसमें आपको फ्रॉड्स मिलते हैं, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है लिटरली। अब ये रिडक्शन परमानेंट होता है, वापस उसी प्राइस पे जाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर आपके पास अनिल अंबानी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके पास वो परमानेंट रिडक्शन वाले केस में जाएंगे, क्योंकि वो कंपनीज आस्ते आस्ते बैंकरप्ट होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। ये परमानेंट रिडक्शन है आपका, तो आप वैल्यू गिरा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो दिस इज हाउ वी हैव इन्वेस्टमेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाउ डू वी वैल्यू दीज इन्वेस्टमेंट्स। इनिशियली क्या प्राइस पे दिखाएंगे, सब्सिक्वेंटली क्या प्राइस पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। कैपिटल लॉस, यस, ये हमारा कैपिटल लॉस है, राइट ऑफ कर देंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे इस डिफरेंस को। जो भी आपकी प्राइस नीचे आती है, इस लॉस को आप किधर ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अब मैं इस बात के ऊपर एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। I take an example to understand this, to make it better. छोटा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बच्चों। समझो आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट परचेज किए, आपने 1 जून 2020 में ना इन्वेस्टमेंट परचेज किए, $1,50,000 में। करंट इन्वेस्टमेंट से आपके समझो, ये करंट इन्वेस्टमेंट्स। मार्च, ये मैं डेट थोड़ा पीछे ले लेता हूं, 1 जून 2018,
31 मार्च 2019 इसकी फेयर वैल्यू 1,40,000 हो गई, गिर गई नीचे। सो आप क्या करेंगे, आप इस इन्वेस्टमेंट्स को क्या प्राइस पे वैल्यू करेंगे? वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स एट 140 whichever इज लेस। आप इस इन्वेस्टमेंट्स को 140 पे वैल्यू करेंगे एंड 10,000 लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन बोलता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना? AS 13 बोलता है। अब दोस्तों 1 साल और निकल गया, हम तो इसको सोचा था बेचेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन हमने नहीं बेचा, बोला यार रख दो। देखो आपका इंटेंशन था कि 12 महीने के अंदर बेचेंगे, लेकिन आपने नहीं बेचा, आप नहीं बोला चलो होल्ड करते हैं थोड़ा टाइम। अब दोस्तों इस डेट को इसकी फेयर वैल्यू जो है ना अब बढ़ के ना 1,55 हो गई। अभी क्या करेंगे? इधर आपने क्या कर दिया, एंट्री पास कर दिया, एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एंट्री पास कर दिया। मैं शॉर्टकट एंट्री पास कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 10,000 का लॉस बुक किया और वो PNL में ट्रांसफर कर दिया, PNL अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपने क्या किया, अगले बार जब उसको वैल्यू किया तो उसकी फेयर वैल्यू अभी कॉस्ट के ऊपर चली गई। कंपनी स्टार्टेड डूइंग बेटर नाउ। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब AS 13 क्या बोलता है, आप अभी चाहें तो जितना आपने लॉस पहले बुक किया था वो आप लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, नाउ वी विल वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स एट, कितना पहले लॉस बुक किया था 10,000, वो लॉस रिवर्स कर दो 150 पे कॉस्ट पे, हम उसको वापस वैल्यू करेंगे। वन 155 पे नहीं वैल्यू कर सकते बिकॉज कॉस्ट के ऊपर नहीं लेके जा सकते जब तक बेचा नहीं। बट जितना पहले लॉस बुक किया था उतना लॉस रिवर्स करना है तो कर सकते हैं। पहले आपने 1,50 का 1,40 पे वैल्यू किया तो 10 का लॉस बुक किया, अब आप वैल्यू समझो बढ़ गई 1,55 हो गई। आप जितना लॉस बुक किए थे उतना रिवर्स करना है तो कर सकते हैं। करना है तो मतलब करना ही है आपको, मतलब 150 पे कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, 10 का लॉस रिवर्स करेंगे। लॉस रिवर्स करेंगे मतलब आप इनडायरेक्टली बोलेंगे प्रॉफिट बुक करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट 10,000। 15 का प्रॉफिट नहीं बुक करना, 15 वैल्यू मत बढ़ाना, देन इट विल मूव अबव कॉस्ट, और उसको अबव कॉस्ट पे वैल्यू करना अलाउड नहीं। बाकी 5,000 का कुछ नहीं करेंगे, 155 है तो उसको 150 तक लाएंगे ऊपर, बस हो गया। देखो जितना लॉस बुक किया है उतना ही आप लॉस रिवर्स कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप ऐसा मत बोलना सर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज रिवर्सल ऑफ लॉस बुक्ड अर्लियर। लेकिन अगर मैं 1,55 पे वैल्यू करता हूं ना तो इट्स अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। मैं 5 का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, अलाउड नहीं है। लेकिन कंजर्वेटिज्म मुझे ये रिवर्सल के लिए मना नहीं करता है। मेरा एक्सपेक्टेड लॉस था, अब नहीं है, रिवर्स कर दिया। जब एक्सपेक्टेड था लॉस बुक किया, पता चला नहीं यार नहीं होगा, वैल्यू बढ़ गया, रिवर्स कर दो लॉस।
डोंट बुक प्रॉफिट बट यू कैन रिवर्स लॉस। 5,000 का कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। किसी को ऑब्जेक्शन है कि किसी को डाउट है कि पूछ सकते हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ, हाँ, करंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कुछ नहीं करेंगे ना, उसका क्या कुछ भी नहीं करेंगे। अरे देखो वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक थोड़ी करना है अपने को, अभी बेचा थोड़ी अपने को। 5 का प्रॉफिट है, 1.50 के ऊपर जो 1.50 में लिया था, 1.55 अभी वैल्यू है, तो 5 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इग्नोर करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इग्नोर करेंगे। आप वो बुक नहीं कर सकते अभी, जब तक इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे नहीं आप वो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। और ये 10 का मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूं, ये 10 का मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जो मैंने लॉस बुक किया था उस लॉस को मैं रिवर्स कर रहा हूं। कोई ऑब्जेक्शन? मतलब अगर प्रॉफिट ही हुआ तो मैं समझा नहीं। इसी एग्जाम्पल में आप बताओ, आप चाहें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। क्लियर है? नहीं तो आप बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं, मेरे को क्वेश्चन आपका क्लियर करो ना आयुष भाई। प्रॉफिट ही हुआ तो मतलब देखो पहले साल में लॉस हो रहा है, अगले साल में लॉस रिवर्स हो रहा है, खत्म। प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, कंजर्वेटिज्म नहीं अलाउ करता है। हाँ आप बोलेंगे पहले साल में ही एक 50 का एक 60 हो गया, इग्नोर। वैल्यू बढ़ता है इग्नोर करते हैं, वैल्यू गिरता है लॉस बुक करेंगे। आई होप दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, वैल्यू पहले साल ही बढ़ गया, इग्नोर ना। अरे व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करना है बंधु, या कॉस्ट पे, या इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में व्हिचएवर इज लेस नहीं, कॉस्ट पे लिखाना है। वैल्यू बढ़ेगा, इग्नोर। प्रॉफिट तो आप दोनों केस में बुक नहीं कर सकते, कंजर्वेटिज्म आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। स्पेशल केसेस में आप रीवैल्यूएशन करेंगे थ्रू रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो अलग बात है। You have investment allowance reserve through which you can do the revaluation, you do the revaluation, but वो unrealized profit माना जाएगा। अगर आप समझो इन्वेस्टमेंट्स को आज रिवैल्यू करते हैं और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डालते हैं, तो दोस्तों वो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट माना जाएगा। वो प्रॉफिट को आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली अभी तक कंपनी ने वो प्रॉफिट कमाया ही नहीं। अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने जब तक इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं प्रॉफिट हाथ में नहीं आता है। ये तो खाली बुक्स में वैल्यू बढ़ा के आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि क्लियर है। ओके, नाउ ओके, वेरी गुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्टर्स हैं, हर चीज एग्जाम्पल के साथ माइन्यूटली अंदर जाके सीखेंगे हम लोग। ने बहुत सारे ऐसे बना के रखे हैं पेजेस, आपको लिखने को हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इधर क्या क्या सीखना है ना वो भी यहां पे लिख दिया है। इसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना वैल्यूएशन भी आ गया, वैल्यूएशन भी आ गया दोस्तों। अच्छा, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो रादर आई वुड से देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या है? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक क्लासिफिकेशन है, ये भी एक क्लासिफिकेशन। ये मॉड्यूल में नहीं दिया है,
एक है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मॉड्यूल बेसिकली बात करता है करंट और लॉन्ग टर्म, बट और टेक्निकली आप अंदर जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? व्हाट इज योर वे ऑफ थिंकिंग? क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट? सुना है? थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन में मैंने बताया था, बट ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया था। मैंने बोला था फाउंडेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। हाँ, फिक्स्ड रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट भी हम बात करेंगे, पर ट्रेड एंड नॉन ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं और नेसेसरी फॉर बिजनेस। मतलब अपने को बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। करेंगे तो बिजनेस में फायदा होगा। बिजनेस से कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स। आप बोलेंगे सर बिजनेस से कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, दैट कंपनी इज सप्लाइंग रॉ मटेरियल। हमने क्या किया, हम हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल जिससे खरीदते थे वो कंपनी खरीद लिया, उसके शेयर्स खरीद लिए। क्यों खरीद लिए? देखो वहां से अपना मेजर रॉ मटेरियल आता था, अगर उसने कल को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया, उसके साथ कुछ पंगा हो गया, तो हमारा प्रोडक्शन तो बहुत बहुत बैडली अफेक्ट होगा। जब तक हम दूसरा सोर्सेस क्रिएट नहीं करते तब तक तो दिक्कत है। हमने सोचा यार एक काम करते ना, ये जो रॉ मटेरियल कंपनी हमको सप्लाई करती है, इस कंपनी को उठा लेते, इसके हम 60% शेयर्स खरीद लिए हमने, उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी बना दी। अब क्या होगा? अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैंने क्यों किया? मेरे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये मैंने बिजनेस किया। अब वो कंपनी वही करेगा जो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं उसका मेजर ओनर हूं, मैं उसका होल्डिंग पेरेंट हूं। ट्रेड मतलब रिलेटेड टू बिजनेस। ट्रेड वर्ड से मीनिंग निकालना है आपको। कभी कभी हम लोग कुछ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट सुना है? ये इन्वेस्टमेंट है फॉर परचेज ऑफ न्यू असेट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो क्या होता है, मेरे पास ना मेरी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा मशीन है, पूरा अपना डिपेंडेंस वो मशीन पे है, और वो मशीन में आता है 2 करोड़ में। वो मशीन आता है 2 करोड़ में, जिसकी लाइफ 10 साल है। तो मुझे पता है कि ये मशीन के बिना बिजनेस तो चलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत 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 महंगा मशीन है। मुझे 10 साल के बाद ये मशीन रिप्लेस करना पड़ेगा, पुराना बेच के नया लेना पड़ेगा। 10 साल के बाद मुझे फिर से 2 करोड़ लगेंगे, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ चुका होगा। तो मैं क्या सोचूंगा भाई, 10 साल के बाद 2 करोड़ चाहिए, एक साथ 2 करोड़ बहुत डिफिकल्ट काम होगा। हर साल 20-20 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा, उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। हर साल प्रॉफिट में से 20-20 लाख साइड करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल में 20 लाख, 2 करोड़ जमा हो गया, नया मशीन ले लूंगा।
उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। फंड बनाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक पर्पस इन्वेस्टमेंट। सेम वे हमें डिबेंचर्स इशू किए हमने, और हमें ये डिबेंचर्स को ना रिडीम करना है 5 साल के बाद। अब पैसा 5 साल के बाद एकदम कहां से आएगा? तो हम हर साल ना कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, साइड करते हैं, जमा करते हैं, जैसे 5 साल के बाद रिडम्पशन के लिए पैसा निकालना आसान हो जाए ये इन्वेस्टमेंट में से। देखो ये सब क्या है, बिजनेस को सपोर्ट करने वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं, नेसेसरी हैं, रिलेटेड हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कौन से होते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कौन से होते हैं? आप बोल सकते हैं कि सर ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो जरूरी नहीं हम करें, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, डन आउट ऑफ सरप्लस फंड्स। हमारे पास पैसा पड़ा है बहुत सारा, प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब खर्चा तो किया, उसके बाद बच गया, क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर्स ले लेंगे, प्रॉपर्टी में पैसा डाल देंगे। बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। मेरे पास सरप्लस फंड्स हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत कमाया है, बिजनेस में नहीं चाहिए, क्या करूंगा? बाहर इन्वेस्ट कर दूंगा, बाहर इन्वेस्ट कर दूंगा। यस बच्चों, सो ये हमारा क्लासिफिकेशन एक और टाइप का हो गया दोस्तों। आई होप वेरी क्लियर टू एवरीवन। समझा क्या? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो दोस्तों पूछ लो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, समझा क्या? देखो आज थोड़ा सा भाषण वाला लेक्चर होगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। जल्दी हम कैलकुलेशन चालू करेंगे, फिर कोई भाषण नहीं होने वाला है, पूरा लेक्चर खाली कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस एंड अकाउंटिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा कैलकुलेशन में। ओके ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि जल्दी हम क्लासरूम में मिलेंगे, ऐसा बहुत बड़ा उम्मीद आया है कि जल्दी हम क्लासरूम में मिलेंगे। थाना मुंबई छोड़ के बाकी काफ़ी जगह पे फेस टू फेस मतलब ऑफलाइन लेक्चर्स चालू हो गए, सो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी जल्दी क्लास में मिलेंगे। बट उम्मीद है कि ये टीचिंग भी आपको दिक्कत नहीं दे रहा, बिकॉज हम बहुत अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिससे एज अ बोर्ड करके हम अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर्स सिस्टमैटिकली कंडक्ट करें। अपने को और पेज ऐड करने पड़ेंगे। ओके, अब ये पेज बिना लाइन वाले ऐड होंगे। हाँ, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स की और क्लासिफिकेशन करेंगे। सर क्या कर रहे हैं, कितनी क्लासिफिकेशन करेंगे? क्लासिफिकेशन नंबर 3 है ये दोस्तों। तीसरा क्लासिफिकेशन बोला, तीसरा, हाँ तीसरा क्लासिफिकेशन आपने ही बताया सर, अभी अभी आपने ही बताया। तीसरा क्लासिफिकेशन, व्हाट इज दैट क्लासिफिकेशन? कब से पता नहीं यार, बट जल्दी मतलब बोला तो फेब के फर्स्ट वीक में उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों, फेब के फर्स्ट वीक में। ओके, सो हियर वी हैव फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड रेट नहीं, फिक्स्ड रिटर्न। और दूसरा है, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट है,
सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज दिस, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स और फ्लक्चुएटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, जैसे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे या फिक्स्ड डिविडेंड देंगे। फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, फिक्स्ड डिविडेंड देने वाले हैं एक ही हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड डिविडेंड, मतलब ये फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहां पे आपको रिटर्न एकदम फिक्स मिलेगा, फ्लक्चुएट नहीं होता है। और फ्लक्चुएटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर कंपनी ज्यादा कमाता है तो ज्यादा डिविडेंड देगा, कम कमाता है कम डिविडेंड देगा, नहीं कमाता है डिविडेंड नहीं देगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और हमारे पूरे चैप्टर में हम इन दोनों की ही बात करेंगे। पहला मेरा 50% चैप्टर क्या बात करेगा? फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स की बात करेगा। बाकी 50% चैप्टर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स की बात करेगा। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। दो ही चीजें डिस्कस करनी है। दोनों के अपने अपने रूल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी अकाउंटिंग है, अपना अपना एक तरीका है कैलकुलेशंस का। तो डिटेल में हम सीखेंगे दोस्तों। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट पहले पहले कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों अब हमें यह भी सीखना पड़ेगा कॉस्ट मतलब क्या, हाउ डू यू कैलकुलेट योर कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपका सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब जैसे ब्रोकरेज एक्सेट्रा इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप समझो इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स परचेज करते हैं 1.5 लाख में, लेकिन आपका ब्रोकर 1% ब्रोकरेज लेता है। 1.5 लाख का 1% बोला तो 1500 रुपया, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 1,51,500। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने 10 लाख का प्रॉपर्टी लिया, फिर आपने उसको रजिस्टर करवाया, स्टैम्प ड्यूटी पे किया, आपने ब्रोकर को ब्रोकरेज पे किया, स्टैम्प ड्यूटी आपका 50,000 है, ब्रोकर ने आपसे 10,000 लिया, टोटल 60,000। ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। Is it clear to everyone what is the meaning of the transaction cost? So this is how we calculate cost of investment. Let it be long term, let it be short term, the calculation of cost would remain same. अच्छा, अब मैं शेयर्स की बात करूंगा। मैं बात करूंगा शेयर्स की, डिबेंचर्स की।
अगर मैं आपको बोलता हूं शेयर्स और डिबेंचर्स में ब्रोकरेज आपको लग रहा है 1%। अब शेयर्स और डिबेंचर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है परचेस प्राइस या सेलिंग प्राइस। परचेस प्राइस समझो आपका, आपने 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में लिया, आपको ब्रोकरेज 10 पे लगेगा कि 50 पे लगेगा? 1% है तो 1% किसका, 10 का कि 50 का? आपको ब्रोकरेज पे करना है 1%, परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ, वेरी गुड, परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। 50 में बेचा, 50 में खरीदा, ब्रोकरेज 50 पे लगेगा। नॉट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे ब्रोकरेज नहीं लगता है। फेस वैल्यू समझो 10 है तो 10 पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा। आपने डिबेंचर्स खरीदे 100, फेस वैल्यू आपने 105 पे खरीदे तो ब्रोकरेज 105 पे लगेगा, ना कि 100 पे लगेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, बोलता है, खुद ही बोलता है कि यार तुम फेस वैल्यू पे लगाना, बट समटाइम्स क्वेश्चन रिक्वायर्स brokerage to be calculated on फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पे बोला है तो आप कुछ झगड़ा मत करना, एग्जामिनर से पंगा मत लेना, पेपर में नहीं लिख के आना कि भाई क्वेश्चन ही गलत है तेरा। ऐसा मत करना, एग्जामिनर से पंगा हो जाएगा, गलत मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन को गलत बोलोगे तो मार्क्स भी गलत आ जाएंगे। एग्जामिनर बोलता है भाई फेस वैल्यू का 1% निकालना, बोलना यस सर, आप जो बोलेंगे वो राइट है। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, बॉस कभी रॉन्ग नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम साइलेंट है, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, जितने में खरीदा जितने में बेचा उस पे ब्रोकरेज निकालेंगे, उसका परसेंटेज। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी बोलेगा कि फेस वैल्यू पे निकालो, तो आप टेंशन मत लेना, आपके लिए आसान हो जाता है, फेस वैल्यू पे निकाल के कर दो काम। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं AS13 के ना सब जॉट डाउन कर रहा हूं, जितने भी हैं सब लिख रहा हूं। एक छोटी सी छोटी माइन्यूट बात भी मैं लिखूंगा। बहुत सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपने को डिस्कस करने हैं, मैं उसकी यहां पे ना इंडेक्स बना दी है, जैसे कुछ भूलेंगे नहीं हम। हमने इसमें ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगभग कंप्लीट कर दिया है। सेवेंथ भी एटलीस्ट बात कर लिया है। अब मैं इसमें ऐसा करता हूं ना, एट्थ, ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेस। मैं अभी दोस्तों बात करूंगा ब्रोकरेज का इफेक्ट क्या होगा। आप बोले सर बताया जो, और बताता हूं, और रुको ना यार, और बताना है।
आप जो ब्रोकरेज पे करते हैं वो आप परचेज पे भी पे करते हैं, सेल पे भी पे करते हैं। आप जब शेयर्स खरीदेंगे तो भी ब्रोकरेज लगेगा, बेचेंगे तो भी ब्रोकरेज लगेगा। आप जब खरीदेंगे शेयर्स और जो ब्रोकरेज पे करेंगे, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस ब्रोकरेज? बहुत सिंपल, अभी अभी बताया सर, अभी अभी आपने बताया एड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितना भी आपने ब्रोकरेज पे किया, जितना भी पे किया, चुपचाप चुपचाप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। अब मुझे बताओ, आपने जो सेल पे ब्रोकरेज पे किया, इसका क्या करेंगे? सेल वाला ब्रोकरेज का क्या करेंगे? आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचा 2 लाख में, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 2 लाख में, 1% बोला तो 2000 ब्रोकरेज पे किया, आप क्या करेंगे ब्रोकरेज का? ओके ओके ओके, देयर आर 2-3 स्टूडेंट्स हु आर वेरी एक्टिव, वेरी क्विक. 3-4 students are very quick and very active. Brokerage, I would say, on purchase, on sale. On sale, very good. Less from सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि मैंने 2 लाख में इन्वेस्टमेंट बेचा, ये बेचने के लिए मैंने 2000 ब्रोकरेज दिया, मुझे हाथ में कितना आया? मुझे हाथ में कितना आया? 198. तो माय नेट सेलिंग प्राइस इज 198. तो क्या किया? ब्रोकरेज को हमने सेल्स प्राइस में से लेस कर दिया। तो आपने क्या याद करने का है? अगर परचेज पे ब्रोकरेज है तो ऐड करो, सेल्स पे ब्रोकरेज है तो लेस करो। अरे गया क्या खोपड़ी में? बहुत सिंपल है। मैं कोई चीज खरीदूंगा भाई, 1.5 लाख में खरीदा, 1500 का ब्रोकरेज, मैंने सोचा भाई मेरे पॉकेट से कितना गया? बोला सर 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट का, 1500 ब्रोकरेज का, 1,51,500 ये मेरा कॉस्ट हो जाएगा। मेरे पॉकेट से कितना गया? सेल्स में मैं कैसे सोचूंगा? मैंने 2 लाख में इन्वेस्टमेंट बेचा, 2000 ब्रोकरेज पे किया, तो 2 लाख आया, 2000 गया, मेरे पॉकेट में कितना आया? 198। मेरे पॉकेट से कितना गया इज माय कॉस्ट, मेरे पॉकेट में कितना आया इज माय सेल्स वैल्यू, फाइनल कॉस्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू। अरे कोई खोपड़ी में गया ना? बात जा रही है ना? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों ये तो अभी काफी थियोरेटिकल चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेन कोर एरिया में एंट्री मारेंगे, मेन कोर में एंट्री मारेंगे। ये स्टार्टर्स हो गए हमारे, अब मेन कोर्स चालू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, उम्मीद है खोपड़ी में सब जा रहा है। सब चीजें अच्छे से मैंने जॉट डाउन कर दी हैं। मतलब देखो पेपर में ना आप ये उठा के पढ़ेंगे ना, सब कवर किया हुआ है। खाली इसमें नहीं, सब में सब कवर करूंगा। जो भी टॉपिक्स में सिखाऊंगा उसमें सब चीजें आपके स्क्रीन पे रहेंगी। अब क्लासरूम में तो बोर्ड पे लिखूंगा, वो रब हो जाएंगी, वो नोटबुक में आपको लिखनी है, ये तो रब नहीं होएंगी। अब मेन कोर्स चालू करते हैं। अब दोस्तों यहां पे आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का फर्स्ट हाफ वी विल बी डिस्कसिंग फिक्स्ड रिटर्न
इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आधा चैप्टर इसके ऊपर है, आधा चैप्टर इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आधा आधा डिवाइड किया हुआ है। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, बिकॉज दोनों का रिटर्न जो है ना, दोनों में मेजर डिफरेंस है, वो फिक्स्ड है, वो फ्लक्चुएटिंग। और इक्विटी शेयर्स में और 50 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। आपका जो फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स है, इसमें आपको क्या मिलता है, हर साल इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट आपको कभी कभी मिलता है, यस, आइदर एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज किया, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कभी कभी मिलेगा साल में एक बार, या आधा आधा 2 बार, या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एवरी क्वार्टर यू रिसीव इंटरेस्ट। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमारा जो डेटा रहेगा उसमें यू विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट हाफ ईयरली, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हाफ ईयरली। क्वार्टरली का तो प्रॉब्लम है नहीं, बट मेनली हाफ ईयरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में। अब दोस्तों यहां पे हमें स्टोरी को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग को समझने के लिए 2 पार्ट्स हैं, पहले कैलकुलेशन पार्ट, फिर अकाउंटिंग पार्ट। अब आप ध्यान से अकाउंटिंग कैलकुलेशन पार्ट में मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आप हेल्प करेंगे बच्चों। मैं एक डायग्राम बना के, एक एग्जाम्पल लेके ना आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आपसे मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा बच्चों। ये एक फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है यहां से, खत्म होता है यहां पे। समझो आपका फाइनेंशियल ईयर की आप बात करते हैं 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब दोस्तों रोबोटिक वॉइस आ रहा है अभी, देखो, इज इट ऑल राइट? चेक करो, बरोबर आ रहा है आवाज अभी? If it is all right, then I'll continue or we'll see. Now clear? Okay, okay. मुझे लगता है आस्ते बोलना पड़ेगा, हमारा माइक थोड़ा ज्यादा मजबूत है। ओके, चलो बात करते हैं अभी इन्वेस्टमेंट की। उम्मीद है सबको क्लियरली आवाज सुनाई दे रहा है। हमारा जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी once a year on 31st मार्च। तो इंटरेस्ट आना साल में एक बार देती है कंपनी, 31st मार्च हर साल। लास्ट डेट को ना सबको इंटरेस्ट देती है, बोला ले लो ये पूरे साल का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कंपनी ने लास्ट कब दिया होगा? पिछले साल 31 मार्च 19 को दिया होगा। अब ये 31 मार्च 20 को अगला इंटरेस्ट पे होगा।
1 जुलाई 2019 को 1 जुलाई 2019 को हमारा पप्पू ने, हम कौन है, हम पप्पू हैं, पप्पू ने परचेज किया। अच्छा, ये डिवेंचर्स का नाम दे देते हैं, आई वुड से 12% डिवेंचर्स इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कंपनी के 12% डिवेंचर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट है। रुपी 1 लाख 12% डिवेंचर्स फ्रॉम लालू। ये डिबेंचर्स ना लालू के पास कई सालों से है, मतलब करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट 3 मंथ्स हु वाज द ओनर, लालू भाई। और 1 जुलाई को जैसे ही डिबेंचर्स को पप्पू ने ले लिया, ईयर एंड तक अपने पास रखा, तो अब ये अगले 9 महीने तक हु विल बी द ओनर, हु इज द ओनर, पप्पू भाई। कौन है ये ओनर? पहला 3 महीना ओनर इज लालू। 1 जुलाई को यही डिबेंचर्स लालू ने पप्पू को बेच दिए, तो 1 जुलाई से मार्च तक ओनर कौन होगा? पप्पू भाई। 31 मार्च 2020 आ गया, इस डिबेंचर पे 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 12%, 1 लाख पे 12,000 रुपया। मेरा आपसे ये सवाल है, ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ऑप्शन 1 पप्पू को पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन 2 लालू को 3 महीने का, पप्पू को 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? इंटरेस्ट इज पेड टू, आपके हिसाब से 12 महीने का इंटरेस्ट पूरा पप्पू को मिलेगा 31 मार्च को, या कंपनी देखेगी भाई 3 महीना लालू ओनर था, उसको 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो, 9 महीना पप्पू ओनर था, उसको 9 महीने का इंटरेस्ट दे दो। हमारे पास 3 बच्चों के आंसर आए हैं, खाली 3 बच्चों के आंसर नहीं चाहिए ना यार, सोचो, आंसर करेंगे ना तो मजा आएगा, आंसर करेंगे तो मजा आएगा बच्चों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, को बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। मैं भी कोने कोने से उठा के सब चीजें डाल देता हूं आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो हमारे सब दोस्तों का मानना है कि इंटरेस्ट पूरा पप्पू को, लालू तो ऐसा आप करेंगे तो फिर बच्चों ऐसा हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये हमारा पप्पू और लालू का हम पोस्टर बनाते हैं, ये हमारा लालू, ये हमारा पप्पू। आपके कहने के मुताबिक ये इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा? आप बोलते हैं सर पप्पू को दिया जाएगा फॉर ऑल 12 मंथ्स, ऐसा ना? लालू की शक्ल आपको क्या बताती है? लालू की शक्ल आपको क्या बताती है कि लालू क्या है? दुखी है, आपके कारण दुखी है, आपने बोला पप्पू को इंटरेस्ट दो। लुट गया बेचारा। हाँ बताओ अभी क्या करेंगे? आप भी मस्त कलाकार लोग हैं। चलो
वो कंपनी के बाहर मोर्चा निकाला, हे कंपनी कंपनी मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट दो, हे कंपनी कंपनी मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट दो। 3 महीना मैं ओनर था, कंपनी बोलती है नहीं नहीं, हे लालू लालू आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि रूल बोलता है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट वाले दिन, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट वाले दिन जो ओनर है पूरा इंटरेस्ट उसको देंगे। बोला ऐसा क्यों? बोला देख लालू भाई तू समझ बात को, ये तो एक बार सेल हुआ, कल को अगर ये डिबेंचर पूरे साल में 1000 बार बेचा किसी ने, तो ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को, एफ ने जी को, जी ने एच को, ऐसा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। अब कहां से सब ओनर्स को ढूंढेंगे बैठ के यार, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो भाई सिंपल बात है, इंटरेस्ट वाले दिन कौन ओनर है, आओ इंटरेस्ट लेके जाओ। ओके ओके, वैभव बोलता है सर कंपनी लालू को इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन लालू पप्पू से लेगा 1 जुलाई को। लालू जब पप्पू को डिबेंचर बेचेगा बोलेगा भाई मेरे को 3 महीने का 3000 इंटरेस्ट देना, देना मतलब देना। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। लालू पप्पू से वसूल करेगा और पप्पू कंपनी से वसूल करेगा। पप्पू के पॉकेट से क्या गया, उसने 3 लालू को दिया, कंपनी से 12 लिया, वो 3 रिकवर हो गया। जीएसटी जैसा है, नहीं हो गया? पप्पू ने लालू को दिया और पप्पू ने कंपनी से लिया, सिंपल। दोस्तों यहां पे ना हमारा डिस्कशन एकदम बेस्ट पॉइंट के ऊपर आके रुका है। ये जो डिबेंचर्स पप्पू खरीदेगा, ऑप्शन 1। अच्छा मैं ना इसकी बाजू में ना प्राइस लिख देता हूं, प्राइस लिख देता हूं ₹102 पर डिबेंचर। 1 लाख रुपया बोला तो 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 1000 डिबेंचर 100 वाले 1 लाख रुपया फेस वैल्यू के, लेकिन खरीदा कितना, 102 में। अब there are two possibilities. Possibility number one, पप्पू पास हो गया। पॉसिबिलिटी नंबर 1, लालू पप्पू को बोलेगा भाई डिबेंचर का 102 प्लस इंटरेस्ट अलग से देना, डिबेंचर का 102 देना, 1000 डिबेंचर 102 के हिसाब से 1,02,000 प्लस इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा लेगा। इसका मतलब है 102 रुपए का जो कोटेशन है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। लालू पप्पू को बोलता है 102 रुपया खाली डिबेंचर का, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्लस 3 अलग से देना, 3000 रुपीज। इंटरेस्ट 3 महीने का 3000 बैठेगा, मैंने ऐसे लिया है 12 महीने का 12,000, 3 महीने का 3000, 12,000। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये जो 102 है एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है डिबेंचर का 1000 डिबेंचर का 102 रुपया पे किया जाएगा, प्लस इंटरेस्ट अलग से 3000 लिया जाएगा। बोला तो 1,03,000 रुपये, सॉरी 1,03,000 नहीं, मतलब पप्पू लालू को 1,05,000 पे करेगा।
एक्स इंटरेस्ट क्यों लिखा, मतलब जो 102 रुपया प्राइस है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इज एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड करके देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लालू लेगा, पप्पू देगा। मतलब पप्पू लालू को टोटल कितना पे करेगा, 1,05,000 रुपया। बोला सर फिर दूसरा कोटेशन क्या है, दूसरा कोटेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो है कम इंटरेस्ट प्राइस। अरे हाँ वैभव, आप लास्ट टाइम बैठे थे लेक्चर में, बरोबर। बहुत बढ़िया, याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, कम इंटरेस्ट प्राइस पप्पू लालू को बोलता है भाई 102 रुपया खत्म, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ज्यादा नहीं देगा, बोल तो लेता है, नहीं तो नहीं चाहिए। 102 रुपया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मानो, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं देगा, देना है तो दे, नहीं देना है तो तेरा डिबेंचर तेरे पास रख। लालू ने बोला यार ठीक है, ठीक है भाई, पैसे का नीड है, तू ले यार, टेंशन मत कर। तो ऐसा बोल सकता हूं कि जो 1,000 रुपया है ना, कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट प्राइस 1,02,000 है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 3,000। इसका मतलब है डिबेंचर्स का कितना पैसा लिया, दिस इज कम इंटरेस्ट। कम मतलब आना नहीं, कम मतलब इंक्लूडिंग। अरे कम मतलब इंक्लूडिंग होता है ना। अब बोला सो कम मतलब इंक्लूडिंग कहां से लाए, अरे शादी के कार्ड में लिखा होता है ना रिसेप्शन कम डिनर, मतलब क्या रिसेप्शन आओ डिनर खा के जाओ, ऐसा नहीं। रिसेप्शन कम डिनर मतलब रिसेप्शन इंक्लूडिंग डिनर, कम मतलब इंक्लूडिंग। अरे खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं, खोपड़ी में गया कि नहीं। मतलब सेकंड केस में क्या होगा ना, पप्पू लालू को 1,02,000 देगा, बोलेगा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 3,000, इसका मतलब है डिवेंचर का 99,000 देगा। फर्स्ट केस में डिवेंचर का 1,02,000 देगा प्लस 3 इंटरेस्ट, मतलब 1,05,000 देगा। अब दूसरे केस में 1,2 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बोला तो ब्रेकअप लिखेंगे तो 99 डिवेंचर्स का, 3 इंटरेस्ट का। तो हमारे कोटेशंस दो होते हैं, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशंस। एक्स बोला तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम बोला तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यहां तक कुछ समझा क्या आपको, यहां तक कुछ समझा क्या? ये मार्केट के टर्म्स हैं, ये प्रैक्टिकल टर्म्स हैं, आपको सीखना है। एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, कम इंटरेस्ट कोटेशन। that depends, Muskan, that depends on the, you can say, transaction negotiation between Pappu and Lalu। मुस्कान बोलती है कि सर वो वैसे तो लालू को एट द ईयर एंड इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अभी जल्दी ही मिल रहा है, तो उसको कुछ चार्जेस कट करके देंगे, नेगोशिएट करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली मुस्कान ने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रही है। पप्पू लालू को बोलेगा भाई ये तेरे को ईयर एंड में मिलने वाला था, मैं तो तेरे को अभी देगा, मेरे को तो ईयर एंड पे मिलेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट काट के देता हूं, पॉसिबल है। See, it all depends on your negotiation with that particular person। देखो दोनों स्टोरीज है ना, एक में बोलता है 102 रुपया
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक में बोलता है नहीं इंटरेस्ट अलग से। अब डिपेंड करता है इस ट्रांजेक्शन में हु इज डोमिनेटिंग, किसको पैसे का नीड है, किसको इन्वेस्टमेंट करने का नीड है, बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये उनका आपस में नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। प्राइसिंग कैसे लेंगे, कम इंटरेस्ट लेंगे, एक्स इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट कितना लेंगे, वो सब। हम बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं करेंगे मुस्कान, हम बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं करेंगे 3 महीने का 3,000 लेंगे, उसमें वो जल्दी देने का इफेक्ट नहीं देने वाले हम लोग। बाय डिफॉल्ट हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी सोच है आपकी, अच्छी सोच है, वेरी गुड, अप्रिशिएट द थिंकिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं। पप्पू जब अपने बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, पप्पू जब अपने बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा, आप बताओ 2 केसेस हैं, कॉस्ट क्या लेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में क्या कॉस्ट लेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस में क्या कॉस्ट लेगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस में आप लिखना ई लिखो और बाजू में कॉस्ट का अमाउंट लिखो, और कम इंटरेस्ट प्राइस में सी लिखो, कॉस्ट का अमाउंट लिखो। मतलब वो अपने बुक्स में कॉस्ट कितना दिखाएगा। फर्स्ट केस में उसने 1,05,000 पे किया, दूसरे केस में उसने 1,02,000 टोटल पे किया। I want you to tell me what is the cost for Pappu for recording in the books of accounts as per AS 13। कोई ब्रोकरेज नहीं है, समझो, इग्नोर करो ब्रोकरेज को। आप मुझे बताओ कॉस्ट कितना दिखाएंगे, बताओ। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या सोचना है, क्या इंटरेस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे कि नहीं, बस इंटरेस्ट कॉस्ट में आएगा कि नहीं, बस ये सोचेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या इंटरेस्ट कॉस्ट में आएगा, लॉजिकली सोचो बच्चों, लॉजिकली सोचो। आप लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे, आपको आंसर अपने आप मिलेगा, लॉजिक लगाएंगे, आपको बिल्कुल इजी सीधा सीधा आंसर मिलेगा। टेल मी। अच्छा, ओके महबूब, आप डायरेक्ट आंसर ना अभी डायरेक्ट में दो, बिकॉज आपने टॉपिक है ना पहले सीखा है, तो हमारा जो सस्पेंस है ना आप खोल देते हैं। मैं सस्पेंस क्रिएट करता हूं, आप रेक्टिफिकेशन करके सस्पेंस गुम कर देते। No problem, no problem. I appreciate your efforts. I appreciate your efforts, Weber. आपको याद है आप efforts डाल रहे हैं. I like the students who put in efforts. I don't like intelligent students. I like the students who are dedicated, who are hardworking, who put in efforts. अगर इंटेलिजेंट बच्चा एफर्ट्स नहीं डालता है तो मैं उसको बोलता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेने का। इंटेलिजेंट बच्चा है, एफर्ट्स डालता है, इंटेलिजेंट कम है, एफर्ट्स डालता है, मेहनत करता है, डेडिकेशन है, सीखने की इच्छा है, परफॉर्म करेगा। इस बार दोस्तों हम कुछ और नई चीजें आपके लिए लेके आएंगे। हम यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 बेसिस पे हम प्लान कर रहे हैं पीरियोडिकली। X स्टूडेंट, Y स्टूडेंट, Z स्टूडेंट। X इज वेरी इंटेलिजेंट, Y इज मीडियम, Z इज एवरेज। तीनों का पढ़ाई करने का तरीका सेम नहीं हो सकता, बट अपना टारगेट है तीनों पास होने चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों का स्ट्रेटेजी अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा।
अब वो इन जनरल हम तो बता देंगे, बट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हम प्लान कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज गाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम एडअप करने वाले हैं अपने। वैसे ओवरऑल तो गाइड करते रहते हैं, बट अब कैसे ना स्पेसिफिक करना है। स्पेसिफिक करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक विल नॉट बी सेम। तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स के कैलिबर एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम वो हम प्लान कर रहे हैं कि हम करेंगे, सो दैट आई वांट कि देखो इंटेलिजेंट बच्चा तो हमेशा पास ही होता है किधर भी जाएगा तो, बट मीडियम एंड एवरेज बच्चा पास हुआ ना तो अचीवमेंट है। इंटेलिजेंट बच्चे टॉपर्स जो रहते हैं ना, वो किधर भी क्लास लगाएंगे ना पास होते हैं, उसका वो लोग निकल जाते हैं। बात समझा कि नहीं? चैलेंज क्या होता है, मीडियम एंड एवरेज बच्चे पास होते हैं क्या आपके यहाँ पे, उनके लिए मेहनत करना एक बहुत बड़ा, उनका रिजल्ट लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज और अचीवमेंट रहता है। हाँ, तो हमारे कई बच्चों ने किधर एक ही आंसर हितेश ने बोला, हितेश भाई ने बोला सर 1,02,000, 1,02,000। देखो बच्चे लोग देखो याद रखना, मेरा स्टेटमेंट को याद रखना, इंटरेस्ट कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू आइटम। तो जो भी प्राइस आप कॉस्ट में लेंगे शुड बी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अकॉर्डिंगली फर्स्ट केस में इट विल बी 1,02,000 रुपीज विल बी द कॉस्ट फॉर पप्पू। और सेकंड केस में 1,02,000 नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, माइनस करो, 99,000 विल बी कॉस्ट फॉर पप्पू। विदाउट इंटरेस्ट प्राइस इज कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो जैसे हमारे वैभव ने बताया, हम कंक्लूड करते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब बोलेंगे सर इस बात को थोड़ा सा आप प्रूव करके दिखाओ। बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं मैं आपको, सिंपल लॉजिक बताता हूं। एक बात बताओ, पप्पू ने 1 जुलाई को इंटरेस्ट दिया किसको, लालू को 3,000। 31 मार्च को 3 महीने का दिया पप्पू ने। 31 मार्च को पप्पू को कंपनी से कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 12 महीने का 12,000। यस और नो? अब ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना, ये पप्पू का ना इनकम है ना एक्सपेंस है। 3,000 कैसे? उसने पहले लालू को पे किया 1 जुलाई को, फिर कंपनी से वसूल किया 31 मार्च को, तो ये कॉस्ट में तो आ ही नहीं सकता है। कॉस्ट में तो आ ही नहीं सकता है ये, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट पप्पू इज डूइंग, ही इज पेइंग एट द टाइम ऑफ परचेस एंड रिकवरिंग फ्रॉम कंपनी ऑन ड्यू डेट। खत्म। क्योंकि कंपनी पप्पू को 12 महीने का इंटरेस्ट देगा, उसमें वो 3 महीने लालू वाले भी इंक्लूड है। तो लालू वाला इंटरेस्ट पप्पू को मिला, उसने ऑलरेडी लालू को दे दिया है, सेट ऑफ हो गया, जीरो इफेक्ट। अरे समझा कि नहीं बच्चों? इंटरेस्ट कैन नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, इट शुड ऑलवेज बी टेकन एज अ रेवेन्यू आइटम। और नेट इफेक्ट इंटरेस्ट का यहां पे 3,000 का तो शून्य है, पेड एंड रिकवर्ड, खत्म। दोस्तों यहां पे हमारा आज का पहला डिस्कशन का स्लॉट खत्म होता है। मैंने आपको ये सिखाया कि कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होते हैं, क्यों इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, क्यों इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है। स्टोरी आपके सामने है दोस्तों। कुछ भी डाउट रहेगा आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने काफ़ी सीख लिए। इन्वेस्टमेंट्स हमारे क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट कमाने के लिए, इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए, टैक्स सेव करने के लिए। कई टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, बिटकॉइन, डेरिवेटिव्स, मैनी, फॉरेक्स में भी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे। उसके बाद
हमारे इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड रिटर्न, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फ्लक्चुएटिंग में इक्विटी शेयर्स। लॉन्ग टर्म एंड करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स लेस देन 12 months holding period expected, and expected more than 12 months is long term. Current investments, when you buy, both the investments when you buy value at cost, and subsequently current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. And long term investments are valued at cost, but if there is a permanent reduction in the value of the investments, it should be deducted from the cost. Subsequently, if there is reversal, recovery of the, means increase in the value, after reduction increase in the value, then the reversal of loss is to be credited to P&L to the extent loss was debited to P&L. ठीक है, लॉस P&L में जाएगा, रिकवरी का, रिवर्सल का प्रॉफिट P&L में जाएगा आपका। फिर हमने डिस्कस किया ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमने कैलकुलेशंस की बात की, ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट में ऐड करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया कि हमारा कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है। आप बता दूं आपको, हमारे आज के डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेज है वो ये है, और इसी पेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में चालू हो जाएंगे दोस्तों। मैंने प्रॉब्लम्स का ऐसा बना के देखो, ऐसा फॉर्मेट बनेगा इन्वेस्टमेंट का। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 10 कॉलम, 10 कॉलम। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मेट पहले बना देना, मैं आपको ये फाइल भेज देता हूं, फॉर्मेट इसमें से देख के आप फुल पेज पे बना देना। और ये नीचे एक वर्किंग नोट बनेगा, उसका फॉर्मेट भी मैंने दे के रखा है। 2 सम्स के अंदर पूरा दिमाग में छप जाएगा, टेंशन ही नहीं है। बोनस टॉपिक है, टीवाई बीकॉम का टॉपिक है, ग्रेजुएशन भी आपकी टीवाई बीकॉम का तीसरा टॉपिक चल रहा है। पीपीआई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस इशू, इन्वेस्टमेंट, सब टीवाई बीकॉम के टॉपिक्स हैं, सब ग्रेजुएशन में आपके आएंगे, अभी खत्म हो रहे हैं आपके। मैं ऑलरेडी ये टॉपिक ग्रेजुएशन में टीवाई बीकॉम में पढ़ा चुका हूं, एक क्लासेस पे मैं जाता था पढ़ाने उस टाइम पे, वहां पे एक पढ़ाया था मैंने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। चलो एनीवेज दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट है तो मेरे से आप कनेक्ट करेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।